देखो, आज केटीपी का पीवाईक्यू कुछ पार्ट ए में 2023 में जितने पेपर पूछे गए कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिफरेटिव प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर रिकवरिंग प्रोटीन प्रोडक्ट आफ्टर फर्मेंटेशन। जैसे ऑप्शन दिया है ए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, देन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रिंसिपल समझो। जैसे कि जब भी प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हम लोग जनरली दो मेथड यूज करते हैं। एक होता है प्रिपरेटिव, एक होता है एनालिटिक। प्रिपरेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि ये लार्ज वॉल्यूम का स्केल अप रहता है। इसमें मतलब आइसोलेट ऑफ ए फंक्शन प्रोटीन लाइक इसमें यूज करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम लोग एनालिटिक में बात करेंगे तो इसमें हम लोग करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और ये आइडेंटिफाई करता है सबस्ट्रेंट को और चेक करता है प्यूरिटी ऑफ सैंपल, मॉनिटर करता है रिएक्शन प्रोग्रेस को। इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं लार्ज स्केल में, इसको स्मॉल में। अगर देखोगे जैसे कि आयन एक्सचेंज किस पे सेपरेशन करता है, आयन एक्सचेंज आपका करता है सरफेस चार्ज के बेसिस पे। और जो जेल फिल्ट्रेशन रहता है किसके बेसिस पे सब सेपरेशन करता है, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप के बेसिस पे। और जो थिन लेयर है वो करता है पोलैरिटी एंड सोलेबिलिटी के बेसिस पे। और जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो आपका सेपरेशन करता है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल बाइंडिंग। और एक बात इसमें याद रखना, जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो जो इसका स्केल रहता है सबसे ज़्यादा हाई प्योरिटी देता है। और इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्यों? क्योंकि ये एनालिटिक टाइप का है, नॉट ए, इसको यूज़ नहीं करते हम लोग लार्ज अमाउंट के सेपरेशन में। ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैच करना है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लो, जैसे कि LTR और नॉन LTR। LTR उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट होगा और ये आइडेंटिकल सीक्वेंस होगा बोथ एंड में। और नॉन LTR में जस्ट उसका अपोजिट होगा, इसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होगा और ये आइडेंटिकल सीक्वेंस होगा बोथ एंड में इसके पास। और ये नॉन LTR में नहीं होगा। ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस की बात करोगे तो ये ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस की बात करोगे तो ये इंडिपेंडेंस की बात करता है। जो ऑटोनोमस एलिमेंट रहता है हैव देयर मशीनरी होता है देम सेल्फ इसके पास, एलिमेंट के पास। और नॉन ऑटोनोमस के पास, एलिमेंट के पास नहीं होता है, लैक ऑफ मशीनरी। ये डिपेंड रहता है नॉन ऑटोनोमस ऑटोनोमस पे डिपेंड रहता है। जैसे एक टेबल यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, LTR ऑटोनोमस, कोपिया, ये कहाँ रहता है क्विक लॉजिक अगर इसमें याद करने के लिए है। एक फेमस रेट्रो ट्रांसपोजोन से इन ड्रोसोफिला दैट हैज़ LTR एंड कोड्स फॉर द ओन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नॉन LTR ऑटोनोमस वन फैक्टर, जैसे अनदर ड्रोसोफिला एलिमेंट है ये भी, इट इज़ लैक्स ऑफ LTR बट फुली कैपेबल टू मूव ऑन इट्स ओन। कैपेबल है मूव करने के लिए, इट्स मीन्स ऑटोनोमस है। LTR और नॉन ऑटोनोमस जैसे डेसिंग, these have LTR in but cannot move unless relate the autonomous element like POGO help them। मैं क्या बोला था, नॉन ऑटोनोमस विदाउट ऑटोनोमस हेल्प से मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा ऑटोनोमस आ रहा है, POGO। नॉन LTR नॉन ऑटोनोमस आलू। द मोस्ट फेमस, जैसे कि ये वर्ड का मतलब समझो कि एक तरह से हेल्पर का काम करता है इन द ह्यूमन। इट इज़ अ लैक्स ऑफ LTR एंड इट डिपेंड्स ऑन द लाइन टू मूव। अब देखो मैच कर लो, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल में, बस ये क्विक लॉजिक हमेशा याद रखना। जैसे A का हो जाएगा ये 3rd, और ये B का हो जाएगा 4, और ये C का हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा D का 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, A का 1, A का 3 सॉरी, B का 4, C का 1, ये ऑप्शन फर्स्ट। देखो ये जो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है,
विच इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द मैंडेटरी डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी सिस्टम। देखो ये वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। देखो आरबीसी बोलते किसको हैं, जैसे पहले देखो क्या एक बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है सिस्टम है जो एक रोटेटिंग डिस्क से अटैच रहता है। एक लार्ज डिस्क रोटेट रहता है जो स्लोली रोटेट करता है, जिसका रोटेशन वाला जो रहता है वो फिक्स रहता है 1 to 2 RPM। और जो इसका डिस्क जो रहता है आधा वो वेस्ट वाटर, हाफ जो एयर में रहता है और एक जो हाफ है वाटर में रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ग्रो करता है ऑन द सरफेस, जिसको बोलते हैं बायोफिल्म। जब डिस्क रोटेट करता है, जब वाटर में रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आता है ईट करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को। देन जब वो हवा में आता है तो माइक्रोब्स गेट ऑक्सीजन। मतलब सिंपली समझो तो फूड प्लस ऑक्सीजन साइकिल। अब देखो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है लोडिंग क्राइटेरिया। लोडिंग क्राइटेरिया में क्या क्या होना चाहिए, देखो क्या होना चाहिए, मेजर एज ए BOD लोड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हाई रहेगा तो बैक्टीरिया डाई और सिस्टम फेल हो सकता है, तो अगर लो रहेगा तो सिस्टम अंडर यूज्ड रहेगा। मतलब एक तरह समझो तो राइट फूड अमाउंट इज नीड टू फॉर बैक्टीरिया सर्वाइवल, फर्स्ट का है। देखो जो सेकंड ऑप्शन है एफ्लुएंट करैक्टरिस्टिक, उसका मतलब ये होता है व्हाट द क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर वी वांट। जैसे कि लो BOD, लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, लो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो, सस्पेंडेड सॉलिड। डिटरमाइन किया जाता है साइज और एफिशिएंसी ऑफ आरबीसी का। जैसे कि मतलब एफ्लुएंट मतलब समझो कि एक तरह से लिक्विड वेस्ट है जो हो सकता है ट्रीटेड भी हो और नॉन ट्रीटेड सीवेज भी हो। अब देखो जैसे कि क्या है स्टैगिंग ऑफ आरबीसी यूनिट सेकेंडरी सिस्टम जो भी है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेज 1 रहता है जो हाईली पॉल्यूशन रहता है उसको रिमूव किया जाता है। देन जो सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है, इसमें मान के चलो 3 स्टेप होता है। स्टेप 1 में हाईली पॉल्यूशन जो भी है उसको रिमूव किया जाता है। देन सेकेंड में क्या होता है कि फर्दर क्लीनिंग किया जाता है। इसके बाद थर्ड में क्या होता है, रिमूव द डेड जितना बायोमास है उसको हटा दिया जाता है। एक तरह से समझो कि हम लोग जैसे क्लोथ वॉश करते हैं, पहले डिटर्जेंट में धोते हैं, इसके बाद फिर सॉप में धोते हैं, इसके बाद 2-3 बार नॉर्मल वाटर में वॉश करते हैं, तो वैसे ही इसमें किया जाता है। अब जैसे कि इसमें क्या है, थर्ड ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है रोटेशन स्पीड। क्या विच इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द मैंडेटरी डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ द रोटेटिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, जिसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। क्योंकि इसमें जैसे कि फाइनल कॉन्सेप्ट समझो तो इसमें डिजाइनिंग प्लानिंग में बिफोर कंस्ट्रक्शन, लोडिंग, एफ्लुएंट और स्टैगिंग, ये 3 चीज़ डिपेंड। देखो जो क्वेश्चन में है ये जो 3 ऑप्शन है लोडिंग क्राइटेरिया, एफ्लुएंट क्राइटेरिया और स्टैगिंग ऑफ द आरबीसी यूनिट सेकेंडरी सिस्टम, ये तीनों पर डिपेंड करेगा। बट ये जो रोटेटिंग स्पीड है ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि फिक्स होता है 1 to 2 RPM। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्लांट बायोटेक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इन जनरल टू मोर कंडक्टिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रूट फ्रॉम कैलस टिश्यू प्लांट अंडर द इन विट्रो कंडीशन। देखो इसमें 3 कॉन्सेप्ट याद रखो, हाई ऑक्सीजन रहेगा और लो साइटोकाइनिन रहेगा, तो यहाँ पे बनेगा रूट। अगर हाई साइटोकाइनिन रहेगा एंड लो ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ पे बनेगा सूट। अगर ऑक्सीजन इक्वल टू साइटोकाइनिन रहेगा इक्वल अमाउंट में तो वहाँ पे बनेगा कैलस। यहाँ पे क्या बोला है, किसी ने बोला है रूट, तो इसका देखो कहाँ पे है, हाई ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाई ऑक्सीजन, ये तो साइटोकाइनिन यहाँ पे हाई नहीं होगा, हाई ऑक्सीजन हाई, फिर यहाँ पे लो साइटोकाइनिन का रेशियो है, तो ऑप्शन बी होगा। लो ऑक्सीजन नहीं, हाइयर होना चाहिए हमारा, तो लोअर ऑक्सीजन भी नहीं होगा। रिमूवल ऑफ द बोथ नहीं, रिमूवल करेंगे तो कैसे बनेगा, नहीं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है
BCG वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या की एग्जाम्पल है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, या हीट किल्ड वैक्सीन है, या रिकमेंडेड वैक्सीन है, या सब यूनिट वैक्सीन है। देखो ये तो लाइव एट्यूनेटेड है, बट एक एक ऑप्शन को समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन की बात करोगे तो ये कंटेंट करता है वीक एट्यूनेटेड, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म रहता है। इट कैन रेप्लिकेट बट डज नॉट कॉज डिजीज इन हेल्दी पीपल, ये होता है इसका मतलब। अगर हीट किल्ड वैक्सीन की बात करोगे तो वे ऑर्गेनिज्म डेड रहते हैं, और रिकमेंडेड वैक्सीन की बात करोगे तो वो ये मेड ऑफ यूजुअली जेनेटिक इंजीनियर में रहता है। और ये सब यूनिट वैक्सीन बोलोगे तो ओनली स्पेसिफिक एंटीजन पार्ट ऑफ द यूज, किसी मतलब एक एंटीजन का स्पेसिफिक पार्ट यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे BCG का बात करोगे तो ये वेसलस है, जैसे कि अगेंस्ट बनाया गया था, किसके अगेंस्ट बनाया गया था, ये ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट बनाया गया था। और ये किसका वीक स्टैंड यूज़ किया गया था, तो इसमें यूज़ किया गया था माइक्रोबैक्टीरियम वोविस, ये एग्जाम्पल याद रखना, माइक्रो बैक्टीरिया का नाम याद रखना। BCG जो है ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं, विच इज़ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज़ यूज टू इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, IgA, IgM, IgE, IgD। तो देखो जिसमें रहता है मोस्टली जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में यूज होता है IgM और IgG, ये मोस्ट इफ़िशियंट रहता है और ये लेस रहता है। अब बात करोगे कि IgM ही क्यों होता है, तो IgM जो होता है पेंटामेरिक होता है और मॉलिक्यूल कैन ईजिली बाइंड कर सकता है जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे है जिसमें C1Q, और मतलब ईजिली बाइंड हो जाता है और एक्टिवेट कर देता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर काम करता है। एक तरह से अगर याद भूल जाओगे तो IgM M4 याद रखना, मास्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। और अदर एंटीबॉडी की बात करोगे जैसे कि IgA, तो ये होता है म्यूकोसल इम्यूनिटी, नो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। और IgE जो रहता है वो रहता है एलर्जी और पैरासिटिक। IgD B सेल रिसेप्टर, नो मेजर रोल है, यहाँ पे कोई इसका रोल नहीं है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लिनिकल यूज जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब जो सबसे पहले जीन थेरेपी कौन सा यूज़ किया गया था, तो इसका ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ही सबसे पहले यूज़ किया गया था एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग ADA भी लिखते हैं, तो ये ऑप्शन B है। सबसे पहले किया गया था 1990। तो ADA डिफिशियंसी क्या है, ये एक टाइप ऑफ क्या है, सीट सेवरल कम्बाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, मतलब एक से ज़्यादा इम्यूनोडिफिशियंसी की कमी रहता है। जैसे पैटर्न्स क्या होता है इसमें, लैक ऑफ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम रहता है। ये क्यों काउज होता है, तो उसमें कौन सा जीन म्यूटेट हो जाता है, ADA जीन म्यूटेट हो जाता है। साइंटिस्ट जब इस टाइप के टाइप्स आए तो साइंटिस्ट लोग क्या किया, तो उसमें जो पेशेंट का है लिम्फोसाइट्स टेक किए, फिर जो नॉर्मल पर्सन से था उसमें से जो ADA जीन आइसोलेट किए और यूजिंग वेक्टर, और इसको मतलब पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दिए, री इंट्रोड्यूस कर दिए सेल पेशेंट में। तो रिजल्ट में उनको देखने को मिला ये कि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव हो गया। तो अब देखोगे तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए B होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करोगे तो ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द फ्री एनर्जी चेंज इन द डेल्जी कैटालाइज बाय द एंजाइम। देखो जैसे कि अगर डेल्जी का वैल्यू 0 से लेस है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्जी मतलब मान लो निगेटिव हो जाएगी, और डेल्जी इक्वल टू डेल 0 है तो होगा इक्विलिब्रियम पे, और डेल्जी का वैल्यू पॉजिटिव में है मतलब 0 से बड़ा है तो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस, G इज निगेटिव, सही बात है। अगर सेकंड B ऑप्शन की बात करोगे, इन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देयर इज अ नेट चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब इक्वल बोल रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, पॉसिबल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है द डेल्जी रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ ऑफ द फॉर्म, नो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं रहता, ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल अमाउंट पर डिपेंड करता है। और लास्ट ऑप्शन बात करोगे तो डेल्जी प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, नो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बात करता है ये,
इट डिपेंड्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे बात डिपेंड करता है। ये केवल बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो प्रोसेस विल बी द यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी पर ग्राम इन द सबस्ट्रेट कंज्यूम। पहला दिया है एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइलेज, एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ मेथनॉल, एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ एसीटेट। तो देखो जिसमें क्या रहता है ना, मतलब मोर रिडक्शन कार्बन, मोर इलेक्ट्रॉन और मोर एटीपी होना चाहिए। मोर ऑक्सीडाइज सब्सटेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे लेस एटीपी रहेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करोगे 1 में, तो यहाँ पे एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ एमाइलेज है, सॉरी एमाइलोज है। तो यहाँ पे जो एनारोबिक है मतलब नो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यहाँ पे ओनली सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बात करोगे तो 2 एटीपी पर ग्लूकोज यूनिट होता है यहाँ पे। और सेकेंड में बात करोगे तो एरोबिक है, यहाँ पे जो गुड एटीपी मतलब 30 से लेकर 32 एटीपी पर ग्लूकोज यहाँ पे यूज होता है, 30 से 32। ये फुली ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब ग्लाइकोलिसिस के थ्रू प्लस TCA ATCA स्टैंडर्ड डिफरेंस मान लो। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ मेथनॉल। तो ये यहाँ पे लोअर एटीपी यूज होता है। मेथनॉल इज ए पार्शियल ऑक्सीडाइज है, लेस एनर्जी कंपेयर टू द ग्लूकोज से कंपेयर करोगे तो। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ एसीटेट, जो ये भी लोअर एटीपी है। एसीटेट ऑलरेडी जो है वो हाईली ऑक्सीडाइज रहता है। इंटर एज एसिटाइल कोएंजाइम फेवर द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। इसका जो ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द प्योरिटी ऑफ प्लाज्मिड DNA प्रिपरेशन इज डिटरमाइंड बाय द एनालाइजिंग द रेशियो 260/280 DNA प्रिपरेशन रेशियो। तो देखो जो 260/280 का रेशियो जो है प्योर DNA के लिए रहता है 1.8 के आसपास, RNA के लिए आपका होता है 2। अगर प्रोटीन कंटामिनेशन होगा तो उसका रहेगा 1.8 से कम। देखो हम लोग इसको इसलिए नैनो ड्रॉप यूज़ करते हैं क्योंकि DNA जब ये आइसोलेट करता है तो हम लोग स्मॉल अमाउंट में रहता है। तो नैनो ड्रॉप से हम लोग जब भी जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस रन कराओगे तो इससे हम लोग को कन्फर्म हो जाता है कि DNA आइसोलेट हो गया है। देन जेल रन कराओ, देन पे DNA सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि प्योर DNA की बात कर रहा है, तो इज क्लोज टू, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड यूज़ किया जाता है नैनो ड्रॉप में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको लार्ज अमाउंट में सैंपल चाहिए तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करते। एक सिंगल जैसे कि 1 ml में हम लोग सैंपल यूज़ करके यहाँ पे उसका OD लेके देख सकते हैं। और देखो अगर 260 पे है तो इसमें रेशियो किसका आता है, 260 पे हम लोग एब्जॉर्बेंस लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का, सबसे मैक्सिमम रहता है। और 280 पे आपका रहता है प्रोटीन का, मेनली एरोमेटिक अमीनो एसिड का। तो जो रेशियो है DNA वर्सेस प्रोटीन कंटामिनेशन। आज इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ो। जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आगे मत पढ़ो। और कोई भी अगर PYQ सॉल्व कर रहे हो तो उसका जितना ऑप्शन दिया है उसको सब ऑप्शन को पढ़ो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो, समझो और नोट डाउन करो।